हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, विभव प्रवणता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और विभव मापी और सेल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार पर जल्दी ही पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो हमारा काम क्या रहता है कि उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना और समझना कि क्या क्या टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर आपके पास वो टर्म्स अवेलेबल हो भी जाते हैं तो सबसे और महत्वपूर्ण बात है उससे रिलेटेड आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और फार्मूला के लिए आपको बेसिक जो नीडें हैं, आपको थ्योरेटिकल्स जो चीज़ें हैं, मैथमेटिकल्स जो चीज़ें हैं वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, वो आपके पास माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन की। एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर 9 ओम के प्रतिरोध यानी यहां पर आर का वैल्यू दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग लिखते जाएंगे। ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया है आर का वैल्यू कितना है, 9 ओम। ये बात तो पता चल गया। जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 से 30 वोल्ट हो जाता है, रह जाता है। जोड़ने से उसका विभवांतर 40 से 30 वोल्ट रह जाता है। अब देखिए यहां पर तो विभवांतर डबल दे दिया है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने जब विभवांतर और विद्युत वाहक बल बताया था तो एक चीज मैंने उसमें ये बताया था कि विभवांतर यदि दिया है तो विभवांतर के अधिकतम मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। न्यूनतम मान को, ठीक है, उसको विभवांतर बोलेंगे। मतलब जैसे हम लोग मान के चलिए बैटरी लाते हैं मार्केट से, तो मार्केट से जब भी हम लोग बैटरी लाएंगे तो क्या होगा, उसका विद्युत वाहक बल खर्च होगा। ठीक है, और उसका जो चार्ज है धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, पहले उसका चार्ज इतना था अब उतना हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है E का वैल्यू है और ये क्या है, V का वैल्यू है। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 40 वोल्ट और V इक्वल टू 30 वोल्ट। यहां पर इस वोल्ट को मैं कंप्लीट ही कर दे रहा हूं। ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए बोला गया है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू R। ये फार्मूला मैं निकाल के आप लोग को बता दिया हूं। ये फार्मूला आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि पता नहीं है तो आप लोग इसको पता कर लें और वीडियो मेरा देख सकते हैं, इससे पहले जो वीडियो डाला हूं। ठीक है, ये ठीक है, यहां पर अब कुछ नहीं करना है, बस अब मैथमेटिकल आपको मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, तो R का वैल्यू हमें निकालना है स्मॉल r। ठीक है, इस कैपिटल R का वैल्यू दिया हुआ है 9। यहां पर E का वैल्यू कितना है, 40 और V का वैल्यू है 30 -1। ठीक है, यहां पर R इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 9 का 9, यहां पर ब्रैकेट को लिखते रहिएगा। ये 0 0 कट, बचेगा कितना, 4/3 -1। अब यहां पर तो क्या, ठीक है, जो हम लोग पहले स्टैंडर्ड वाले क्लास में पढ़ रहे थे, चौथी पांचवी वाले, तो इसी टाइप से मैथ से सॉल्व करते थे। ठीक है, ये हो जाएगा तो 4 - 3 बाई ये 3। ये 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 4 के साथ माइनस कर दिया। ठीक है, और नीचे में 3 ऑलरेडी पहले से था। अब ये हो जाएगा R 9 इंटू 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 और नीचे में कितना है, 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या,
R इक्वल टू 3 ओम। आप लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो लास्ट में उसका यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ये क्या है, आंसर है। तो इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है कितना होगा, 3 ओम। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की आप बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। तो जो जो टर्म्स आपके पास दिया हुआ है उस टर्म्स को, ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये दूसरा टाइप है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। जब 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है तो उसकी वोल्टता 4 वोल्ट हो जाती है। मतलब ये जो है V है और ये जो है E है। तो यहां पर E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। ठीक है, और धारा कितना प्रवाहित कर रहा है, I इक्वल टू 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर, 2A लिखा हूं मतलब एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर उसका विभवांतर कितना हो जाता है, V इक्वल टू 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट। ठीक है, यहां पर अब हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है क्या होता है, R इक्वल टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1। ये अब यहां पर देखिए E दिया है, V दिया है, लेकिन R नहीं दिया है। तो R को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां पर R को, ये देखिए हमें ओम्स लॉ पता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V तो दिया है, V कितना दिया हुआ है, देखिए 4। I कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 एम्पियर, तो 2 इंटू R। तो यहां से R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/2। अब ये 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, तो यहां से R का वैल्यू भी क्या हो गया हमारा 2 ओम। तब यहां पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूला में हम लोग आसानी से इसको फिट करके बना सकते हैं, पहले जैसे बनाए थे। देखिए यहां पर R इक्वल टू, यहां पर इस R का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 ओम। यहां पर E का वैल्यू 6 और यहां पर V का वैल्यू 4 माइनस 1। यहां से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। यहां पर R इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3 से माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 का 3 और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 और बाई 2। यहां से अब निकालेंगे तो R इक्वल टू 2 इंटू 1/2। देखिए बहुत सिंपल, 1 2 2 कटा, हमारे पास बचेगा क्या, R इक्वल टू 1 और यहां पर उसको लिख देंगे उसका मात्रा। तो यहां पर इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका आंसर क्या आया है, 1 ओम। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। ठीक है, यहां पर आपको ये ध्यान देना, धारा यदि दिया है तो आप लोग प्रतिरोध निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध जो है ओम्स लॉ के नियम से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कुछ बेसिक जो यूजेज है, बेसिक जो हमारे दैनिक जीवन में होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं मिटा दे रहा हूं। तो हम लोग अधिकतर देखे हैं कि जब भी ठंडे के दिनों में क्या होता है, कार को हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कार को हम लोग जब भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आसानी से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में स्टार्ट हो जाता है, आसानी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, वहां पर होता क्या है, तो वहां पर आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, जो बैटरी लगा रहता है कार में, तो वो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है
हमारा आंतरिक प्रतिरोध किसको बोलेंगे, आर, ठीक है, और बाह्य प्रतिरोध किसको बोलेंगे, कैपिटल आर। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू जो है बाह्य प्रतिरोध से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे बैटरी में धारा जो है आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाता है, थोड़ा सा उसमें गर्म होने में टाइम लगता है, जिसके कारण गर्मी दिनों में जो कार का जो इंजन है मतलब जल्दी स्टार्ट हो जाता है ठंडे दिनों के सापेक्ष, ठीक है, और ठंडे दिनों में थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने में इंजन को, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू जो है बाह्य प्रतिरोध से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाने के कारण ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है। और अधिकतर हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी हम लोग बाइक या कार, ठीक है, उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्ट जब भी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे उसको, तो उसका जो हेडलाइट रहता है, ठीक है, तो हेडलाइट का जो लाइट है वो थोड़ा धीमा होने लगता है, मंद होने लगता है, ठीक है, थोड़ा सा डल हो जाता है। तो वो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन भी हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का एक और फार्मूला है E = V+IR। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला है। यदि हम लोग यहां से V का वैल्यू को V के वैल्यू को यदि हम लोग क्या करेंगे, V के वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो E-IR, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, धारा लेते हैं, ठीक है, बाइक या कार को स्टार्ट करते हैं, तो लाइट जो है थोड़ा सा मंद हो जाता है, डल हो जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब भी धारा लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए धारा लिया जाएगा, धारा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें आएगा, और विद्युत वाहक बल बैटरी का तो खर्च हो ही रहा है, ठीक है। तो यहां पर विभवांतर जो है क्या हो जाता है, धारा लिया जाता है, धारा लेने पर क्या हो जाएगा, यहां पर विभवांतर में कमी आता है, विभवांतर कम हो जाता है। अब विभवांतर कम होने के कारण जो हेडलाइट है, हेडलाइट वो क्या हो जाता है, मंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या है, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हम लोग दैनिक जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं विभव मापी से कुछ रिलेटेड और विभव प्रवणता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं मिटा दे रहा हूं। तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सेट है, तीनों सेट में पूछा गया था, विभव प्रवणता से रिलेटेड जो है बोर्ड एग्जाम में तीनों सेट से क्वेश्चन पूछा गया था, और तीनों सेट में जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल था, और बस उसमें जो क्या बोलना चाहिए, नंबर्स थे, जो नंबर्स थे वो अलग थे, बाकी सब सेम था, बाकी जो प्रोसेस था वो बनाने का जो तरीका था सब सेम था, ठीक है। तो हम लोग उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेट ए का मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, यहां पर हमारे पास है उसका, ये हमारे पास सेट ए का क्वेश्चन, सेट ए का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां देखिए, एक मिनट इसको निकाल ही देता हूं मैं। तो यहां पर सेट ए का कौन सा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर विभव मापी की तार की लंबाई, ये देखिए विभव मापी की तार की लंबाई कितना है, 10 मीटर है। कितना मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, और उसके सिरों पर जो 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता क्या होगा, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता पर क्या, उसका विभव प्रवणता क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसको, इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जो है इस साल के 2021 के
बोर्ड एग्जाम में ये सेट ए का 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया क्या था। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, ये देखिए हमारे पास हम लोग ने इससे पहले वाले क्लास में विभव मापी और विभव प्रवणता के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो विभव मापी की तार की लंबाई कितना है, यहाँ पर हम लोग जो जो टर्म्स हमारे पास हैं वो हम लोग लिख देंगे। तो दिया क्या है, दिया है मान के चलिए विभव मापी की तार की लंबाई, विभव मापी की तार की लंबाई क्या है हमारे पास, L है। ठीक है, L। ठीक, तो L कितना दिया है, 10 मीटर। ठीक है, अब यहां पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाया जाता है। तो यहां पर विद्युत वाहक बल E इक्वल टू कितना होता है, 2 वोल्ट। अब यहां पर विभव प्रवणता निकालना है। तो मैंने बतलाया था कि विभव मापी के सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत का फार्मूला क्या होता है। तो यहां पर विभव मापी सिद्धांत सूत्र से, तो विभव मापी का सिद्धांत सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू होता है K इंटू L। ये मैं बता चुका हूं, E इक्वल टू K इंटू L। ये K क्या है, यही हमारा क्या है, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता। ठीक है, तो इसी को निकालना है हमें। तो फटाफट इस वैल्यू को इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो जब तक आपको फार्मूला सही ढंग से पता नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो फार्मूला पता होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, और अच्छे से आप लोग जितने भी व्यंजक हैं और जितने भी उसके मैथमेटिकल टूल्स हैं उसके बारे में जानिए, उसके बारे में समझिए, और याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है, भूल जाएंगे, रट्टा मारेंगे तो बिल्कुल भूलेंगे, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी टीचर का मतलब हेल्प लीजिए। ठीक है, या तो भाई यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आते हैं, या मेरा यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर E का वैल्यू क्या है, 2 है, और K का वैल्यू कितना है, यहाँ पर K का वैल्यू तो निकालना है। L का वैल्यू कितना है, 10 गुणा 10। अब यहाँ K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/10। 2/10 को हम लोग डेसिमल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.2। ठीक है, अब ये क्या है, विभव प्रवणता का मात्रा क्या होता है, मैंने उस दिन बतलाया था, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये है हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो विभव प्रवणता से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग विभव मापी के कुछ बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूं। तो यहां पर विभव मापी से कुछ रिलेटेड मुख्य बातें हैं जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो विभव मापी में तांबे तार का यूज नहीं होता है, तांबे तार का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि तांबे तार की जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। प्रतिरोधकता जो है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। और ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसके बारे में हम लोग कार्बन प्रतिरोध वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कार्बन प्रतिरोध को हम लोग अल्फा से नहीं, कार्बन प्रतिरोध बोलता हूँ, सॉरी, प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ये उच्च होता है। ये क्या होता है, उच्च होता है, जिसके कारण तांबे तार का यूज हम लोग विभव मापी में नहीं करते हैं। विभव मापी में मिश्र धातु का यूज करते हैं। मिश्र धातु यानी मैंगनीज और हमारा कॉन्स्टेंशन तार। ठीक है, इनका यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता है अधिक होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए विभव मापी में तांबे तार का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये पहला का आंसर आप लोग को क्लियर
ठीक है। अब दूसरा ये है, ये जो क्वेश्चन है अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो तार की लंबाई बढ़ाने से जब मैं विभवमापी पढ़ा रहा था तब स्पष्ट मैंने बोल दिया था कि तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी विभव प्रवणता कम होती जाएगी। मतलब कि तार की लंबाई बढ़ाने से उसकी विभव प्रवणता क्या होती है, कम होने लगती है। और विभव प्रवणता कम होने लगती है, तार की लंबाई बढ़ रहा है, ठीक है। लंबाई बढ़ने से विभव प्रवणता कम होती है, तो क्या हो जाएगा, संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा, ज्यादा दूर ना हो जाएगा, तब संतुलन बिंदु की लंबाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। संतुलन बिंदु की लंबाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये उसका आंसर है, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, विभवमापी में लंबे तार का यूज क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, विभवमापी में लंबे तार का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि लंबे तार में विभव प्रवणता क्या होता है, कम होता है। विभव प्रवणता कम होने से वो अधिक सुग्राही होता है, ठीक है, वो अधिक सेंसिटिव होता है। इसी कारण हम लोग विभवमापी में लंबे तार का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि तार का व्यास समान व असमान है तो क्या होगा। तो मैंने जब विभवमापी की सुग्राहिता वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ाया था तो स्पष्ट वहां पर बोल दिया था कि विभवमापी में जो भी हम लोग तार यूज करेंगे उनकी जो व्यास है, उनका व्यास क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग व्यास के हम लोग तार जो है यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें विभवमापी में जो भी तार यूज करना है उसका व्यास एक समान होना चाहिए। अगर वो असमान है तो वो हमारा जो रिजल्ट देना चाहिए, जो काम करना चाहिए, जो वर्क उसमें करना है उसको, वो नहीं वर्क कर पाएगा। उसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगी, उसकी सुग्राहिता उसमें भंग हो जाएगी, उसमें सेंसिटिविटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग विभवमापी के तार का जब यूज करते हैं तो उसका व्यास जो है ये देखते हैं कि उसका जो भी तार यूज करेंगे तो उसका व्यास क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, ये 3 पॉइंट जो विभवमापी से रिलेटेड थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।